हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, आज मैं जो आपको कराऊंगी वो है मेरा डे थर्ड मैराथन क्लास का। आज भी आपकी मैराथन क्लास है, ठीक है। जो आपके पीएस टैट सी टैट सुपरवाइजर के एग्जाम में साइकोलॉजी में आपकी हेल्प करेगी पेपर को क्रैक करने में। आपने साइकोलॉजी के क्वेश्चंस निकालने हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के, जिसका कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी। साइकोलॉजी के कुछ एमसीक्यूज मैं फिर आज आपके लेकर आई हूँ। आपकी मैराथन क्लास है, इसके अंदर आपके जितने भी आपका जो भी साइकोलॉजी का सिलेबस है वो इन क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू मैं होल सिलेबस कवर करूंगी आपका, ठीक है। ताकि आप पेपर को आसानी से कर सको, पेपर में ये क्वेश्चन आसानी से आप अटेम्प्ट कर सको। जितने क्वेश्चंस आपके लिए आएंगे आप उन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा, ताकि आप क्वेश्चंस को इजीली कर सकोगे पेपर के अंदर, ठीक है। तो मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है एनसीएफ इज एम्ड एट। एनसीएफ का मीनिंग क्या होता है? अगर आपको ये भी पता होना चाहिए कि एनसीएफ क्या होता है। तो एनसीएफ का जो मीनिंग है वो, एनसीएफ की फुल फॉर्म क्या है? एनसीएफ को क्या बोलते हैं? नेशनल नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए एनसीएफ 2005 में भी आया था, बना था। एनसीएफ 2009 में भी बना, ठीक है ना। तो अब हमने जो बात करनी है वो है एनसीएफ इज एम्ड एट, कि एनसीएफ का मीनिंग क्या है, एम क्या है उसका। तो पहला क्या है? ब्रिंगिंग अबाउट द रिफॉर्म्स इन द एजुकेशन सिस्टम, कि एजुकेशन सिस्टम में क्या लाना है? सुधार लाना है, ठीक है ना। रिफॉर्म्स करने हैं, सुधार करने हैं। रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? सुधार, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आता है मेकिंग द एजुकेशन बुक फ्री, एजुकेशन के लिए बुक्स को फ्री करना। क्या ये इसका एम है? नहीं। स्टार्टिंग एन ओपन स्कूल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, स्टार्ट कर देना ओपन स्कूल सिस्टम खोलना एजुकेशन के लिए, ये भी इसका एम है? नहीं। नन या नन ऑफ दीज, या इनमें से कुछ भी नहीं। तो इसका जो एम है वो एम है ब्रिंगिंग अबाउट रिफॉर्म्स इन द एजुकेशन सिस्टम, कि एजुकेशन सिस्टम में क्या लाना है? रिफॉर्म्स लाने हैं, सुधार लाने हैं। अगर एजुकेशन सिस्टम में सुधार आ जाएगा तो हर चीज में सुधार आ जाएगा, ठीक है ना। तो सिंगल सिंगल पॉइंट तो नहीं उठाने की जरूरत है आपको, कि मेकिंग द एजुकेशन बुक फ्री भी नहीं एंड स्टार्टिंग एन ओपन स्कूल सिस्टम भी नहीं। तो जो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या है? ए। तो ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, की बात यही करी उसने, ब्रिंगिंग अबाउट द रिफॉर्म्स, ब्रिंगिंग अबाउट द रिफॉर्म्स इन एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम के अंदर सुधार लाने हैं। एनसीएफ का मेन जो पर्पस था वो यही था, कि चाहे वो एनसीएफ 2005 होता, चाहे वो एनसीएफ 2009 है, इन दोनों का मीनिंग क्या है? कि एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाया जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर है ए। ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डेवलप द लर्नर्स जेनेटिक स्किल्स टीचर नीड टू। अगर कहते हैं लर्नर्स के अंदर डेवलप करनी है जेनेटिक स्किल्स, टीचर्स को किसकी जरूरत है? नीड टू बूस्ट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स अमंग द लर्नर्स, टेक द हेल्प ऑफ साइकाइट्रिस्ट इन द मैटर, कीप द लर्नर्स इन आइसोलेशन, या फिर ऑल ऑफ अबव। देखो ऑल ऑफ अबव तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। ऑल ऑफ अबव है नहीं, क्योंकि लर्नर को अगर आप आइसोलेशन कर दोगे, आइसोलेशन में रख दोगे, उसका अलगाव कर दोगे, सबसे अलग कर दोगे, आइसोलेट कर दोगे उसको, तो उसके अंदर जेनेटिक स्किल्स कभी भी इंप्रूव नहीं हो पाएंगी, जो डेवलप नहीं हो पाएंगी लर्नर्स की। तो ये भी नहीं है इसका आंसर। आपने टेक द हेल्प ऑफ साइकाइट्रिस्ट इन द मैटर, इन दिस मैटर, अगर इस मैटर में आपको साइकाइट्रिस्ट की हेल्प की जरूरत ही नहीं है। इसमें तो टीचर का काम है कि टीचर ने बच्चे के अंदर स्किल्स को डेवलप करना है, जेनेटिक स्किल्स जो है उसकी, ठीक है ना। तो इसका भी कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। तो क्वेश्चन जो जो सही आंसर है वो क्या है? राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड का है वो है ए। ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड, की बूस्ट इंटरपर्सनल रिलेशन अमंग द लर्नर्स, कि लर्नर्स के अंदर क्या करनी है आपने? रिलेशनशिप्स को डेवलप करना है। कैसा रिलेशनशिप होगा? इंटरपर्सनल, एक दूसरे के साथ। अगर वो ज्यादा सोशल हो पाएगा, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप उसकी डेवलप होंगी, तभी उसके अंदर क्या होगी? जेनेटिक स्किल्स डेवलप हो जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर है ए। तो ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर टीचिंग मटेरियल्स आर रिस्पॉन्सिबल। टीचिंग मटेरियल जो है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर प्रोवाइडिंग द कॉग्निटिव
ट्रीटमेंट टू द लर्नर्स के लिए, फॉर प्रोवाइडिंग द कल्चर एंड लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन टू द लर्नर्स के लिए, या फिर वो कहते हैं कि फॉर क्रिएटिंग अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग, या ऑल ऑफ अबव। देखो बात ऑल ऑफ अबव की, तो देखो इसके अंदर बात जो करी उसने फॉर प्रोवाइड करता है कॉग्निटिव ट्रीटमेंट टू द लर्नर को कॉग्निटिव ट्रीटमेंट चाहिए उसे प्रोवाइड करना कल्चर और लिंग्विस्टिक। कल्चर मतलब संस्कृति, जो उसकी संस्कृति है उसके बारे में बताना, संस्कृति के बारे में, एंड लिंग्विस्टिक मतलब भाषाई, यानी कि भाषा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू द लर्नर्स को देना। नेक्स्ट स्टेप फॉर क्रिएटिंग अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना, ठीक है ना, उपयुक्त वातावरण जिसे आप कहते हैं कि वो वातावरण कि जो बच्चे के लिए सही हो। हम कहते हैं ना कि क्लास एक अच्छी कम्युनिकेशन तो कब होती है, जब एनवायरनमेंट भी अच्छा होता है, कंड्यूसिव होता है फॉर लर्निंग के लिए, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 कि ऑल ऑफ अबव ये सब होते हैं टीचिंग मटेरियल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है समेटिव इवैल्यूएशन इन्वॉल्व। समेटिव इवैल्यूएशन किस चीज को इन्वॉल्व करती है? समेटिव का मतलब क्या होता है, योगात्मक, योगात्मक। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होती है, फॉर्मेटिव होती है, उसके अंदर क्या आते हैं आपके यूनिट टेस्ट, ठीक है। और लेकिन जो आपकी समेटिव इवैल्यूएशन होती है, समेटिव के अंदर क्या आएगा आपका, समेटिव के अंदर क्या आते हैं आपके, जो आपका फाइनल एग्जाम होते हैं, फाइनल एग्जाम्स, ठीक है ना, जो कि ईयर में 2 बार होते हैं आपके, टर्मिनल एग्जाम्स होते हैं, टर्मिनल एग्जाम्स, ठीक है ना, वो किस में आते हैं, समेटिव में आते हैं। दोनों एग्जाम्स, टर्मिनल एग्जाम्स का सबमिशन कर दिया जाता है, उसके बाद आपकी अचीवमेंट, आपका ग्रेड निकाला जाता है, यानी कि आपकी फाइनल जजमेंट ऑफ द एग्जाम, फाइनल जजमेंट ऑफ, ये कई बार इसको क्या बोलते हैं, फाइनल जजमेंट ऑफ द एग्जाम, ठीक है ना। तो ये क्या है, पेरेंट्स एंड टीचर, स्टूडेंट एंड टीचर, स्टूडेंट ओनली, या टीचर्स ओनली। तो ये किस में होता है, ये स्टूडेंट एंड टीचर में होता है, पेरेंट्स और टीचर में नहीं हो सकती ये, पेरेंट्स और टीचर में भी नहीं है, ये किस में है, ये स्टूडेंट एंड, ये खाली स्टूडेंट में है, नहीं है, ओनली टीचर में है, नहीं है, ये किस में है, स्टूडेंट एंड द टीचर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो है बी, क्योंकि बी इसका राइट आंसर कैसे है कि स्टूडेंट और टीचर, स्टूडेंट भी तो एग्जाम तो स्टूडेंट ने देना है ना, तो स्टूडेंट और टीचर, और रिजल्ट किसे तैयार करना है, टीचर ने, ठीक है ना। तो ये किस चीज की है, ये स्टूडेंट एंड द टीचर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है बी। नेक्स्ट है टू यूज द rhetorical forms and conventions of the written discourse is a macro skill for, macro skill बतानी है वो क्या है, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग या राइटिंग, तो वो क्या है, राइटिंग है। ये किस चीज से रिलेट करती है, राइटिंग से। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है डी। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है the word recognition through the learning letter sound is possible by, जो वर्ड है रिकॉग्निशन यानी कि पहचानना, रिकॉग्निशन क्या है, ये वर्ड है, ठीक है, ये क्या है, थ्रू द लर्निंग लेटर साउंड, लेटर साउंड इज पॉसिबल है बाय किसके द्वारा, लिंग्विस्टिक मेथड, लिंग्विस्टिक मेथड के द्वारा है, नहीं, आगा आपका मल्टी सेंसरी अप्रोच है, नहीं, न्यूरोलॉजिकल इम्प्रेस टेक्निक है, नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, बी। तो बी इज सही आंसर, क्योंकि ये फोनिक्स मेथड है, रिकॉग्निशन लेटर साउंड ही होती है ना, जैसे क कैट, म मैट, र रैट, अब ऐसे आजकल फोनिक्स साउंड से बच्चों को पढ़ाया जाता है, क कैट, पहले हम पहले क्या पढ़ाते थे, सी फॉर कैट, आजकल क्या पढ़ाते हैं, क कैट, म मैट, ऐसे पढ़ाएंगे, र रैट। तो ये क्या है, ये आजकल जो पढ़ाई जाती है बच्चों को स्कूलों में, तो वो क्या है, फोनिक्स साउंड होती है, फोनिक्स मेथड होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो क्या है, बी, क्योंकि फोनिक्स है, आजकल फोनिक्स मेथड के थ्रू पढ़ाया जाता है। द वर्ड रिकॉग्निशन थ्रू लर्निंग लेटर साउंड इज पॉसिबल बाय द, तो क्या आता है पहले, तो पहला आता है फोनिक्स मेथड के थ्रू ही पढ़ाया जाता है, ना लिंग्विस्टिक के थ्रू पढ़ाया जाएगा, ना मल्टी सेंसरी अप्रोच के थ्रू पढ़ाया जाएगा, और ना ही न्यूरोलॉजिकल इम्प्रेस टेक्निक के थ्रू पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है बी।
अब क्वेश्चन नंबर 7 आता है, while speaking facial kinesis, body language etc are meant to। अब वही बात आ गई जिसके अंदर उसने बोला कि स्पीकिंग फेशियल काइनेसिस बॉडी लैंग्वेज आर मीन टू आती है, वो क्या है? अब ये चीज आपने किसके अंदर पढ़ी हुई है? इंटेलिजेंसी के अंदर पढ़ी हुई है। टू नो अबाउट द व्हाट लिसनर्स इंटेंट टू लिसन, decipher meaning of the speech, know about the background of the speaker, speaker की background को जानना, ठीक है? या none of above, इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि आप ये चीज जो है none of above है, इसका राइट आंसर है डी। तो डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है? स्पीकिंग फेशियल काइनेसिस बॉडी लैंग्वेज, ये आपने इंटेलिजेंसी थ्योरी के अंदर पढ़ी हुई है। 1 2 3 4, चारों की चारों स्किल्स आपने इंटेलिजेंसी थ्योरी के अंदर पढ़ी है, जिसके अंदर क्या आती है? थ्रस्टन की आती है मल्टीपल फैक्टर थ्योरी जो है, ठीक है? नेक्स्ट जो पॉइंट है इसके अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। वो कहता है कि ए डिसेबिलिटी रिजल्टिंग इन मिसिंग डिफरेंसेस इन शेप्स, अगर एक कोई डिसेबिलिटी है वो रिजल्ट करती है इन मिसिंग डिफरेंसेस इन शेप्स में, वो क्या है? नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग प्रोसेसिंग डिसेबिलिटी, विजुअल मोटर डेफिसिट, या नन ऑफ दीज। तो वो क्या शो करती है? सी। उसे क्या कहते हैं? विजुअल मोटर डेफिसिट कहते हैं उसको, ठीक है ना? ए डिसेबिलिटी जो है रिजल्टिंग इन मिसिंग डिफरेंसेस शो कर देती है, रिजल्ट बताते हैं मिसिंग डिफरेंसेस शेप्स, तो क्या है? विजुअल मोटर डेफिसिट। नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। वो कहते हैं द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर लर्निंग ग्रामर इज, यानी कि ग्रामर को सीखने की सही एक्सरसाइज, सबसे अच्छी एक्सरसाइज क्या है? वो क्या है? स्पीकिंग एंड लिसनिंग है, बोलना और लिखना है, रीडिंग एंड राइटिंग है, डिस्कशन एंड डिबेट्स है, नन ऑफ अबव है। देखो नन ऑफ अबव तो है ही नहीं है, ठीक है? डिस्कशन एंड डिबेट भी नहीं है। आपने तो ग्रामर सीखनी है, डिस्कशन और डिबेट के थ्रू आप ग्रामर नहीं सीख सकते। स्पीकिंग एंड लिसनिंग भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या है? बी। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, कि रीडिंग एंड राइटिंग, पढ़कर और लिखकर, ठीक है ना? रीडिंग एंड राइटिंग, ग्रामर को सीखा जा सकता है। हम कहते हैं ना ग्रामर होती है वो प्रैक्टिस से आती है, तो ग्रामर को सीखने के लिए कहते हैं रीडिंग एंड राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है बी। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट जो है, सम पीपल नीड ग्रामर इंस्ट्रक्शंस बिकॉज, कुछ पीपल्स को ग्रामर की जरूरत होती है, ग्रामर नीड ग्रामर इंस्ट्रक्शंस की जरूरत पड़ती है। क्या है? दे आर नॉट वेल वर्स्ड विद देयर नेटिव लैंग्वेज, it meets their culture expectations, they want to become the orators, या all of above। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? all of above। ये क्या है? ऑल ऑफ अबव है, कि ग्रामर में जो इंस्ट्रक्शंस की जरूरत पड़ती है वो क्या है? दे आर नॉट वेल वर्स्ड विद देयर नेटिव लैंग्वेज, इट मीट्स देयर कल्चर एक्सपेक्टेशंस की जरूरत होती है, उनको मिलते हैं, दे वांट टू बिकम द ऑरेटर्स बन जाते हैं, ऑल ऑफ अबव। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है डी। 11, द ग्रामर टीचिंग नीड्स टू बी, ग्रामर टीचिंग की जो होती है नीड्स टू बी किसकी जरूरत होती है? कंटेंट बेस्ड एंड मीनिंगफुल, कॉन्टेक्चुअल एंड डिस्कोर्स बेस्ड, स्टूडेंट सेंट्रिक, या ऑल ऑफ अबव। तो ये क्या होती है? कॉन्टेक्चुअल एंड, तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है बी, कॉन्टेक्चुअल एंड डिस्कोर्स बेस्ड होती है ग्रामर टीचिंग नीड्स, जरूरत पड़ती है, ठीक है? अब इसका है आगे, चूज देयर राइट ऑप्शन। वो कहते हैं द लर्नर स्टाइल ऑफ लर्निंग इज इमटेरियल इन प्रोग्राम टीचिंग में होता है, लर्निंग एबिलिटी ऑफ द लर्नर के लिए इज ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर टीचिंग के लिए होती है, टीचर हैव नो ऑब्लिगेशन, कोई ऑब्लिगेशन नहीं रखती टू कंसीडर, ये समझने में द लर्नर्स लर्निंग एबिलिटी को, नन ऑफ दीज। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? लर्नर एबिलिटी ऑफ द लर्नर इज ऑफ द इम्पोर्टेंस फॉर ग्रामर टीचिंग। तो ये किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है? ग्रामर टीचिंग के लिए क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट होता है। इसका राइट आंसर है बी। तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12। अगला है,
अगला जो क्वेश्चन है वो है चूज अ राइट आंसर, आपने राइट आंसर चूज करना है, ठीक है। यूज ऑफ ग्रामर मिनिमाइज द एरर्स इन कम्युनिकेशन, ग्रामर हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन कल्चर, ग्रामर इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टडी ऑफ लैंग्वेज। तो क्या है ऑल ऑफ अबव? हाँ, ग्रामर हेल्प करती है हमारी डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन कल्चर को समझने में, मिनिमाइज द एरर ऑफ कम्युनिकेशन को भी कम करती है, इंपॉर्टेंट है फॉर स्टडी ऑफ लैंग्वेज के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है डी। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आता है इट हेल्प्स द स्पीकर, जो कि स्पीकर की हेल्प करती है टू कनेक्ट विद द ऑडियंस, जो ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। आई कांटेक्ट होता है, स्टोरी टेलिंग, लुकिंग हियर एंड देयर, या ऑल ऑफ देम। इट हेल्प्स द स्पीकर टू कनेक्ट विद द ऑडियंस। तो आई कांटेक्ट होना चाहिए इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या है? आई कांटेक्ट, ठीक है ना। अगर आप किसी से अपना आई कांटेक्ट ही नहीं बनाओगे तो आप उसके साथ प्रॉपर बात नहीं कर सकते। आई कांटेक्ट से क्या होता है कि ये हेल्प करती है स्पीकर की, बोलने वाले की, कि अगर वो ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट रखता है तो वो अपनी बात को सही प्रूफ कर सकता है, ठीक है ना। तो आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी होता है। बकायदा जो आपका स्टोरी टेलिंग है, लुकिंग हियर एंड देयर, अगर आप लुकिंग हियर एंड देयर करते रहोगे, इधर या उधर देखते रहोगे, और स्पीकर जो भी आपके सामने ऑडियंस बैठी है, अगर आप उसमें अपना आई कांटेक्ट नहीं करोगे तो आप अपनी बात को सही प्रूफ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। चूज द राइट आंसर आपने चूज करना है। फीडबैक इज पॉसिबल इन वन वे कम्युनिकेशन, नहीं। फीडबैक इज नॉट पॉसिबल, नहीं है इन वन वे कम्युनिकेशन, ये सही है। वन वे कम्युनिकेशन इज एन इंटरेक्टिव टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, नहीं, ठीक है ना। आगे वो बात क्या करता है? इट इज एन एक्टिव सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, नहीं। अगर वन वे कम्युनिकेशन है तो वो पैसिव है, वो एक्टिव तो है ही नहीं, सिर्फ आप बोलने वाले हो, ठीक है ना। वन वे है, जैसे अब ये वन वे कम्युनिकेशन, जैसे मैं आपको टीच कर रही हूँ, मैं ही बोलने वाली हूँ, ठीक है। तो ये वन वे कम्युनिकेशन क्या होती है? पैसिव सी हो जाती है। इंटरेक्टिव तब होती है जब टू वे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या है? फीडबैक इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं होती इन वन वे कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन के अंदर जो फीडबैक है वो वन वे में पॉसिबल नहीं होती, वो टू वे में पॉसिबल होती है। टू वे आप करते हो ना, जैसे जैसे अब मैं अब किसी को कोई मैसेज कर रही हूँ, तो वो क्या है? एनकोड, मैंने मैसेज किया, सेंड किया, ठीक है। आपने किसी भी चैनल के थ्रू, मान लो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के थ्रू आपने मेरा मैसेज लिया, नेक्स्ट क्या हो गया? डिकोड, फिर आपने मेरे मैसेज का मुझे, आप क्या थे? रिसीवर, आपने मेरा मैसेज पढ़ लिया तो आप क्या बन गए? डिकोडर। दोबारा आपने मेरे को मैसेज किया तो आप क्या बन गए? एनकोडर। एनकोड किया ना आपने, तो वो आपने फिर सेंड किया, और जब मैंने वो मैसेज रिसीव कर लिया तो मैं क्या बन गई यहाँ पे? डिकोड। तो यहाँ मैं दोबारा क्या होगी? मैं रिसीवर। तो ये चीज किस में होती है? ये चीज टू वे कम्युनिकेशन के अंदर होती है, ठीक है। वन वे कम्युनिकेशन के अंदर कुछ नहीं होता ऐसा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है बी। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। This strategy of listening skills concern what listeners already knows. ये जो स्ट्रेटजी है लिसनिंग स्किल्स की, कंसर्न करती है बट लिसनर्स ऑलरेडी नोज, जो लिसनर ऑलरेडी जानता है। बॉटम अप लिसनिंग स्ट्रेटजी, टॉप डाउन लिसनिंग स्ट्रेटजी, मेटा कॉग्निटिव लिसनिंग स्ट्रेटजी, या नन ऑफ अबव। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है बी, टॉप डाउन लिसनिंग स्ट्रेटजी के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, चूज द करेक्ट आंसर। आंसर को चूज करना है। आई कॉन्टेक्ट इज नॉट ऑफ एनी हेल्प इन लिसनिंग, ये तो आई कॉन्टेक्ट जो है वो हेल्प नहीं करता, ये तो गलत है, हेल्प करता है। बॉडी लैंग्वेज हार्डली मैटर्स इन गुड लिसनिंग, बॉडी लैंग्वेज जो होती है हार्डली मैटर करती है गुड लिसनिंग में, नहीं। आई कॉन्टेक्ट इज द बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग लिसनिंग, हाँ, अपनी लिसनिंग को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए, कि कोई पर्सन आपको जो बोल रहा है और आप उसे सुन रहे हो, उसको इफेक्टिव बनाने के लिए आप उसके साथ क्या करोगे? आई कॉन्टेक्ट रखोगे, ठीक है ना। आप उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करोगे, तो ताकि उस पर्सन को ये पता चले कि आप जो बोल रहे हो वो बहुत इफेक्टिव है और वो उसको ध्यान से सुन रहा है। अगर वो इधर उधर देख रहा है तो यानी कि वो इन चीजों को बहुत ज्यादा लाइटली ले रहा है,
ठीक है, उसका आपकी लिसनिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप जो बोल रहे हो और जो वो सुन रहा है उसका उस लिसनिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं शो होता अगर वो आई कांटेक्ट नहीं रखता, अगर वो लुकिंग हियर एंड देयर करता है। ठीक है, तो चूज अ करेक्ट आंसर, इसमें से कौन सा है? नन ऑफ दीज है, नहीं, नन ऑफ दीज नहीं है, डी इज रॉन्ग। बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज क्या लिसनिंग के लिए अच्छी होती है? नहीं। एंड आई कॉन्टेक्ट इज नॉट एनी हेल्प, आई कॉन्टेक्ट कोई हेल्प नहीं करता, ये भी गलत है, आई कॉन्टेक्ट तो हेल्प करता है, सबसे चीज आई कॉन्टेक्ट है। तो 17 का सही आंसर क्या है? सी। तो सी इज राइट आंसर की आई कॉन्टेक्ट इज बेसिक इंग्रेडिएंट्स है ऑफ इफेक्टिव लर्निंग का। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है सी। द लिसनर्स इज डीपली कंसर्न्ड अबाउट द स्पीकर इन, अब जो लिसनर है वो डीपली कंसर्न है अबाउट स्पीकर इन को, डिस्क्रिमिनेटिव लर्निंग, क्रिटिकल लिसनिंग, एम्पैथेटिक लिसनिंग या कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। तो इसमें राइट आंसर क्या है? एम्पैथेटिक लिसनिंग। तो 18 का राइट आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट है ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉल पार्ट्स इज, ब्रेकिंग, ब्रेकिंग तोड़ना ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, यानी कि कोई भी सिचुएशन आपके सामने कठिन सिचुएशन है, कॉम्प्लेक्स मतलब जो कठिन है, जटिल है, जटिल समस्या। ठीक है, तो उसको ब्रेक करके स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में समझना क्या होता है उसको, वो क्या होता है? एनालिसिस। मैंने आपको बताया था ना ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर भी कि एनालिसिस होता है जब हम चीजों को ब्रेक करके तोड़ते हैं, प्रॉब्लम को ब्रेक करके समझते हैं, तोड़ के, तो नॉलेज को तोड़ते हैं, तो वो क्या होता है? एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? विश्लेषण करना। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है सी। अब 20 क्वेश्चन नंबर है, विच वन इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट कौन सी है? टिल डेट लैंग्वेज इज अ यूनिक फिनोमिना ऑफ अर्थ, ये है। मून टू हैज टेकिंग जनरेशन, लैंग्वेज इज नॉट कन्फाइंड टू द अर्थ ओनली, या नन ऑफ अबव, नन ऑफ अबव तो इसका आंसर नहीं है। ठीक है, लैंग्वेज इज नॉट कन्फाइंड टू द अर्थ ओनली, ये भी नहीं है। मून टू हैज टेकिंग द जनरेशन, ये भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ए। तो ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ए, टिल डेट लैंग्वेज इज अ यूनिक फिनोमिना ऑफ द अर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ए। आई होप सो जो मैंने आज आपको क्वेश्चंस कराए, कुछ एमसीक्यूज, वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और उसमें कुछ कमेंट्स दें। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी है तो लिख कर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, ताकि मैं आपके लिए और बहुत सारे एमसीक्यूज लेकर आ सकूं, ताकि जो आपके पेपर में आपकी हेल्प करे। ठीक है, ओके, थैंक यू।